जय हिंद साथियों, मैं अनूप आपके अपने YouTube चैनल जय काव्य अकादमी पे आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, जैसा कि हम लोग लगातार मनोविज्ञान के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण सेशंस को पढ़ते आ रहे हैं, तो आज उसी क्रम में मैंने क्या किया है, एक नया टॉपिक को लिया है जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसका नाम है बुद्धि। आप लोग जानते हैं कि संसार में बुद्धि के बिना कुछ हो ही नहीं सकता। बुद्धि हमारे ज़िंदगी के लिए कितना महत्वपूर्ण है। जैसे किसी कार्य को सोचने के लिए, करने के लिए भी बुद्धि की आवश्यकता होती है। किसी एक परिवेश से दूसरे परिवेश में जाकर समायोजन करने के लिए भी बुद्धि की आवश्यकता होती है। किसी आविष्कार में भी बुद्धि की आवश्यकता होती है। किसी नए स्वरूप को देने में भी बुद्धि की आवश्यकता होती है। तो इसी बुद्धि को कई मनोवैज्ञानिकों ने क्या किया है कि अलग अलग रूप में क्या किया है, इसको परिभाषित किया है। मित्र, जैसे कोई कहता है बुद्धि द्विकारक सिद्धांत है, कोई कहता है बुद्धि बहुकारक सिद्धांत है। तो इसको लेके हमेशा से मतभेद रहा है कि बुद्धि एक्चुअल में है क्या। तो कहे अगर एक तरह से आप अपने भाषा में देखें तो बुद्धि का एग्जैक्ट परीक्षण कर पाना ये तो इम्पॉसिबल ही है। ठीक है, बहुत कर सकते हैं तो उसके किसी भी व्यक्ति के मस्तिष्क का लगभग 60% पता लगा सकते हैं कि उस 60% तक वो जो रिजल्ट आएगा वो 60% ही सही होगा। ठीक है, तो उस व्यक्ति की बुद्धि कितनी तीव्र है या कितनी सही तरीके से काम कर रही है। तो एग्जैक्ट मापन तो संभव नहीं है, चाहे वो किसी मनोवैज्ञानिकों के अनुसार आप पढ़ लीजिए। ठीक है, तो आइए समय न गवाते हुए टॉपिक को क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। बुद्धि, इसको कहते हैं इंटेलिजेंस, है ना मित्र? क्या कहते हैं? इंटेलिजेंस कहते हैं। ठीक है, इंटेलिजेंस कहते हैं। ठीक, यही क्या होती है? बुद्धि होती है। अब देखिए, बुद्धि को अगर परिभाषित करें किसी परिभाषा के रूप में बच्चा, तो यह कहता है कि बुद्धि नई तथा विभिन्न प्रकार की परिस्थितियों में, जैसे कि बुद्धि नई तथा विभिन्न प्रकार की परिस्थितियों में एक समायोजन करने की क्षमता है या प्रक्रिया है, उसे क्या कह सकते हैं? बुद्धि कह सकते हैं। या कह सकते हैं कि बुद्धि वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से हम किसी भी कार्य को कुछ नए तरीके से या कुछ बेहतर ढंग से क्या करते हैं, करने में सक्षम होते हैं। ये सामान्य परिभाषाएं हैं। या फिर ऐसे भी कह सकते हैं कि जब हम किसी चीज़ का आविष्कार करते हैं तो बौद्धिकता से ही उसमें नए नए तथ्यों को हम क्या कर पाते हैं, उसमें जोड़ पाते हैं, तो वह क्या कहलाती है? बुद्धि ही कहलाती है। ठीक है मित्र, तो यह होती है बुद्धि। अब बुद्धि, अब देखते हैं मनोवैज्ञानिकों के अनुसार बुद्धि को कैसे बताते हैं। ठीक है, तो जैसे समायोजन की योग्यता के रूप में, क्या मित्र? समायोजन की योग्यता के रूप में जैसे बुद्धि को क्या बताया गया? समायोजन की योग्यता के रूप में। जैसे किसने बताया? तो स्टर्न ने भी बताया। ठीक है, क्रूज ने बताया और बर्न ने भी बताया। इन तीनों लोगों ने क्या किया? बुद्धि को समायोजन की योग्यता के रूप में ही बताया। जैसे एक लोगों ने कहा कि बुद्धि जीवन की नई परिस्थितियों तथा समस्याओं के अनुरूप, ये स्टर्न ने कहा था कि बुद्धि नई परिस्थितियों एवं समस्याओं के अनुरूप समायोजन की योग्यता है। समायोजन की
योग्यता है। मित्र दिख रहा है? एक सेकंड बच्चा देख ले थोड़ा सा, दिख रहा है कि नहीं आपको? मेरे ख्याल से दिख रहा होगा। ठीक है साथी, अब वही बट की बात करते हैं तो कहते हैं बुद्धि अपेक्षाकृत नई परिस्थितियों में, किसकी बात करते हैं? तो बर्ट, अच्छा ये बर्ट है, बर्ट बर्न लिखा गया है बर्ट। ये कहते हैं कि जो बुद्धि है वो अपेक्षाकृत नई परिस्थितियों में समायोजन करने की योग्यता है। बुद्धि अपेक्षाकृत नई परिस्थितियों में समायोजन करने की क्या मित्र? योग्यता है। ठीक है, और उसी तरह क्या कहते हैं? क्रूज कहते हैं कि बुद्धि नई तथा विभिन्न प्रकार की परिस्थितियों में नई तथा विभिन्न प्रकार की परिस्थितियों में समायोजन की योग्यता है। ठीक है मित्र, ये आप देख रहे हैं, कि क्या कह रहा है ये तीनों ने। मैंने वही बताया आपको कि इन तीनों लोगों ने क्या किया है कि बुद्धि को एक ही रूप में बच्चा परिभाषित किया है। देखिए, समायोजन की योग्यता, समायोजन की योग्यता, समायोजन की योग्यता। तो उसीलिए क्या किया, बुद्धि को समायोजन की योग्यता के रूप में किन किन मनोवैज्ञानिकों ने कहा है कि बुद्धि समायोजन की योग्यता का एक रूप है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बन जाता है। यह इसलिए कि जो सी-टेट का पेपर था, आप देखिएगा 2018 में, वह सेम यही पूछा ही था कि समायोजन की योग्यता जो बताई गई है वह किन मनोवैज्ञानिकों के अनुसार बताई गई है, या किन मनोवैज्ञानिकों ने बताया है कि बुद्धि क्या है? समायोजन की योग्यता है। इंक फील कर रहे हैं बच्चा, ठीक है? बुद्धि जो है समायोजन की योग्यता है। तो उसको किसने बताया? तो स्टर्न ने, बर्ट ने और क्रूज ने बताया कि क्या है? बुद्धि समायोजन की योग्यता है। अब आगे चलते हैं। जैसे अब बात करेंगे अगर बुद्धि अब सीखने की योग्यता के रूप में, सीखने की योग्यता के रूप में, तो आप लोग जानते हैं कि एक गाल्टन है, क्या है? एक बर्मिंघम है, क्या बच्चा? एक बर्मिंघम है, गाल्टन है और बर्मिंघम है, ठीक है? बर्मिंघम है। और एक और मनोवैज्ञानिक है जो क्या कहते हैं कि सीखने की योग्यता के रूप में क्या है? बुद्धि को हम परिभाषित कर सकते हैं। डियरबोर्न है। कौन है? डियरबोर्न। डियरबोर्न। अब देखिए तीनों ने क्या कहा था। गाल्टन ने कहा था साथी, गाल्टन ने कहा बुद्धि पहचानने तथा सीखने की शक्ति है। गाल्टन ने कहा था बुद्धि पहचानने एवं सीखने की शक्ति है। यह बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चल, आपको लग रहा होगा कि ये मैं क्यों लिख रहा हूँ, क्यों बता रहा हूँ। अरे बच्चा, यही पेडागॉजी है और यही तो आपको सबसे ज़्यादा पूछा जाता है सी-टेट में। हाई सब थोड़े पूछा जाता है कि किसने दिया बहुकारक सिद्धांत, द्विकारक सिद्धांत, बस फालतू का। उसी में इसीलिए ना आप लोग गड़बड़ा जाते हैं, यही सब पढ़ते रहते हैं। बुद्धि सीखने की योग्यता है, किसने बताया? बर्मिंघम ने बताया। क्या बताया? बुद्धि
सीखने की योग्यता है साथी। क्या है? योग्यता है। आप जानते हैं, आप भी जब सीखते हैं कोई चीज़, बालक आप भी जब कोई चीज़ सीखते हैं तो क्या करते हैं? अगर आपके अंदर बुद्धि नहीं हो तो आप सीख पाएंगे? इन्होंने कहा था कि बुद्धि अधिगम करने की क्षमता, अधिगम करने की क्षमता, इन्होंने क्या कहा था डियरबोर्न ने कि बुद्धि अधिगम करने की क्षमता अथवा अनुभवों के लाभ उठाने की क्षमता है। क्या है? अधिगम करने की क्षमता अथवा अनुभवों का लाभ उठाने की क्षमता है। लाभ उठाने की, बताइए इसमें कोई दिक्कत आपको? बुद्धि पहचानने एवं सीखने की शक्ति है। क्या है? बुद्धि सीखने एवं पहचानने की शक्ति है। शक्ति किसके द्वारा आती है? गाल्टन के द्वारा। गाल्टन, देखिए नाम भयंकर है, गाल्टन, और इनके में क्या है? शक्ति है। तो जान लीजिएगा जिस परिभाषा में शक्ति लगा हुआ है वह किसके द्वारा दी गई है? गाल्टन के अनुसार। वही बर्मिंघम की बात करें तो जाहिर सी बात है सीखने की योग्यता है, बात खत्म। सीखने की क्या है? योग्यता है, यह बर्मिंघम के द्वारा। और डियरबोर्न क्या कहते हैं? अधिगम करने की प्रवृत्ति या अधिगम करने की क्षमता अथवा उस अनुभवों से, उस अनुभवों का लाभ लेने की जो क्षमता है आपकी, वही क्या है? बुद्धि है। बताइए कोई दिक्कत है साथी? बताइए इसमें कोई दिक्कत है? कोई भी दिक्कत है तो बताइए। अब आते हैं जो आपके महत्वपूर्ण बन जाते हैं, बीने और टर्मन। ये बुद्धि को क्या कहते हैं? ध्यान दीजिएगा, ये जो है बुद्धि को क्या कहते हैं? बुद्धि को कहते हैं अमूर्त चिंतन की योग्यता है। देखिए सबका अपना अपना अलग मत है और किसी का मत ये आप काट नहीं सकते साथी। क्या काट नहीं सकते कि नहीं इन्होंने गलत दे दिया इन्होंने सही दिया? ऐसा कुछ नहीं है ना। बताइए, अगर बुद्धि अधिगम करने की क्षमता, क्या गलत कह रहे हैं? बुद्धि अगर नहीं रहेगी तो आप अधिगम कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। या किसी भी अनुभवों का लाभ कैसे उठा पाते हैं आप? कैसे मुंह बना लेते हैं कि अरे चलिए मौका मिला है, भंडारा लगा हुआ है, इसी में निपटा लेते हैं, कौन जाके रूम पे खाना बनाएगा, तो भंडारा में घुस जाते हैं। तो वह क्या हुआ है? आप अनुभवों का जो लाभ लेने का क्या कर रहे हैं? जो कार्य कर रहे हैं वो अपने बुद्धि से ही तो कर रहे हैं ना। अगर बुद्धि नहीं होती तो कहाँ आप भंडारा में घुस पाते? तो ऐसी यही बात है। तो इन्होंने कहा, किसने? दो व्यक्ति ने, टर्मन और बीने ने क्या कहा? अमूर्त चिंतन की योग्यता है। क्या? बुद्धि अमूर्त चिंतन की योग्यता है। जैसे कहते हैं व्यक्ति उसी अनुपात में बुद्धिमान होता है जितने उसमें अमूर्त चिंतन की योग्यता होती है। यह कहते हैं कि व्यक्ति उसी अनुपात में बुद्धिमान होता है जिस अनुपात में अमूर्त चिंतन की योग्यता होती है। अमूर्त चिंतन की योग्यता होती है। ठीक है। और वही बीने क्या कह रहे हैं साथी? बीने क्या कह रहे हैं? देखिए बीने भी मजेदार बात कहते हैं। ये कहते हैं बुद्धि अवबोध पर आधारित खोज परख। ठीक है। यह कहते हैं कि बुद्धि, सीधी बात लिखिए, बुद्धि खोज परख, तर्क एवं अमूर्त चिंतन की योग्यता है। बताइए क्या दिक्कत है?
कोई समस्या है, यह बुद्धि के तीसरा चरण है। तीसरे में क्या बताया, इन्होंने अपना अलग मत दिया। कोई दिक्कत है साथी, बताइए। इन्होंने कहा कि जो बुद्धि है वह अमूर्त चिंतन की योग्यता है। देखिए एकदम बेहतरीन ढंग से समझेंगे, बुद्धि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 5 नंबर लेके अकेले जाती है। अगर आपका संयोग अच्छा रहा तो 5-6 क्वेश्चन आ जाते हैं, तो 3-4 क्वेश्चन तो एकदम फिक्स रहते हैं कि बुद्धि से आएंगे ही आएंगे, और ऐसे ही आते हैं। ये नहीं पूछता कि 2 कारक सिद्धांत किसने दिया, 1 कारक सिद्धांत के बुद्धि के प्रतिपादक कौन है, बक ये सब पुराना ना हो गया, ये सब नहीं देगा, बकवास है ये सब। लेकिन फिर भी पढ़ाएंगे, ऐसा नहीं कि नहीं बताएंगे, लेकिन जो मेन चीज़ है पहले मैं उसको आपको इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ, ताकि बेहतरीन तरीके से नोट्स बनाइए और रट्टा मार के जाइएगा, देखिएगा मज़ा आ जाएगा एकदम। पेपर में पेपर आपके हिसाब से फिर चलेगा, आप पेपर के हिसाब से नहीं, पेपर आपके हिसाब से चलने लगेगा मनोविज्ञान का। देखिएगा अगर आप कायदे से पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं तो इसी के साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक शेयर भी करते रहिए। क्या करना, तो बुद्धि को क्या कहिए, अमूर्त चिंतन की योग्यता है। तो जो टर्मन है वह क्या कहे कि व्यक्ति उसी अनुपात में बुद्धिमान होता है जिस अनुपात में वह क्या कर सकता है, अमूर्त चिंतन कर सकता है। ये भी परिभाषा परफेक्ट है, बेहतरीन परिभाषा है, इसमें कोई डाउट नहीं कि किसी भी व्यक्ति के अंदर सोचने समझने की क्षमता जो है ना, वही क्या कहलाती है, उसकी बौद्धिकता कहलाती है। इनके कहने का मतलब समझिए कि यह कह रहे हैं टर्मन कि किसी भी व्यक्ति में जिस अनुपात में उसको किसी चीज को समझने की जो क्षमता है, वही क्या है, उसकी बुद्धि है, वही क्या है, उसकी बौद्धिकता है। यही कह रहे हैं टर्मन। और बीने कह रहे हैं कि किसी भी व्यक्ति में जितने भी खोज परख के गुण, तर्क के गुण, नए नए आविष्कार के गुण आएंगे, वह क्या है, उसकी बौद्धिकता है। और ये आप जानते हैं कि जो ये खोज परख चीज़ें, तर्कात्मक चीज़ें या नए नए आविष्कार वाली चीज़ें, यह क्या होती हैं, अमूर्त चिंतन के द्वारा ही संभव हो पाती हैं। यह तो मित्र आप जानते ही होंगे। ठीक है, तो आइए अब इस क्रम में आगे चलते हैं। अब जैसे कि बुद्धि को परिभाषित अगर करें, यहीं पे मैं कर दे रहा हूं, फिर उसके बाद मिटा के आगे बढ़ता हूं। अगर बुद्धि को परिभाषित करें, यहां पे लिख लीजिए परिभाषा, तो मैं लिखूंगा नहीं, देखिएगा 3 तत्व तो इसमें जोड़ूंगा और आप जान जाएंगे कि बुद्धि की परिभाषा क्या होती है। तो समायोजन की योग्यता, समायोजन की योग्यता, अधिगम की योग्यता और मित्र का है अमूर्त चिंतन की योग्यता। अमूर्त चिंतन की योग्यता ही क्या कहलाती है, क्या कहलाती है, इसकी परिभाषा हो जाती है। यही क्या कहलाती है, बुद्धि कहलाती है। इसी को वेसलर ने क्या कहे हैं, इसी को कहे हैं व्यापक परिभाषा के रूप में भी इन्होंने दे रखा है इन लोगों ने। क्या, अब ऐसे लिख लीजिएगा कि बुद्धि की व्यापक परिभाषा क्या, बस यही पूछता है, बुद्धि की व्यापक परिभाषा किसने किसने दिया है। तो किसने दिया है, वेसलर ने। वेसलर ने, वेसलर हो जाएंगे, और कौन हो जाएंगे, स्टोडार्ड हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, स्टोडार्ड हो जाएंगे, और रॉबिन्सन एवं रॉबिन्सन हो जाएंगे। दोनों भाई थे लग रहा है मुझे, रॉबिन्सन एवं रॉबिन्सन। बुद्धि की व्यापक परिभाषा के रूप में किसने, इन्होंने ही प्रस्तुत किया है। जैसे कि वेसलर कहते हैं कि बुद्धि एक समुच्चय या सार्वजनिक क्षमता है, यही सब है और कुछ नहीं है। ठीक है मित्र, तो देखिए इतना चीज़ें क्लियर हुई आपको, बताइए इतना क्लियर हुआ साथी।
तो आगे चले फटाफट। इसमें किसी को दिक्कत? किसी को इसमें दिक्कत साथी बताइए। चलिए आगे चलते हैं, मिटाते हैं इसको। ये बुद्धि बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है साथी। क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इससे हमेशा, अब हालांकि ये टेट में तो निकाल दिया गया, सिलेबस से बाहर कर दिया गया इसको, लेकिन सी टेट में या पीआरटी वारटी में या टीजीटी में, पीजीटी में देखिए कि टीजीटी का मैं यहीं से क्वेश्चन फंसाऊंगा। देखिएगा, आप लोगों को विश्वास नहीं हो रहा होगा कि क्या फंसाएंगे, लेकिन देखिएगा मैं यहीं से क्वेश्चन आएगा। और देखिएगा जब एनालिसिस होगा ना, तो आप भी कहेंगे कि हाँ, एक क्वेश्चन बहुत ऐसा ही क्वेश्चन हो गया और बहुत स्टैंडर्ड लेवल का भी होगा, तो ही इसमें से बाहर जा सकता है, नहीं तो बाहर जाने नहीं देंगे साथी। ठीक है, क्योंकि आपने भरोसा दिखाया है और उस भरोसे को कायम रखना मेरा काम है। जैसे अब आते हैं बुद्धि के प्रकार में। ठीक है, तो बुद्धि को नए ढंग से 3 आधार पर विभाजित करने का प्रयास किया गया। जैसे समझिएगा, 3 आधार पर विभाजित करने का प्रयास किया गया, और यह किसने किया? तो पी.ई. वर्नन ने 1969 में दिए थे। कौन दिए थे? P.N. वर्नन। कब दिए थे? तो 1969 में। ठीक है, बुद्धि के प्रकार, हेडिंग लगा लीजिए, बुद्धि के प्रकार। अब इन्होंने क्या कहा था, ध्यान दीजिएगा। इन्होंने कहा था, इसमें क्या था, हेब के अनुसार बुद्धि ए, ध्यान दीजिएगा, हेब के अनुसार, हेब के अनुसार, ठीक है, बुद्धि जो है, बुद्धि क्या है? ए है, मतलब बुद्धि एक है। ठीक है, और यह जो बुद्धि ए है, यह किस पे? वंशानुक्रम पर आधारित बुद्धि है। किस पे है? वंशानुक्रम, वंशानुक्रम पर आधारित। ठीक है मित्र, यह हो गई, वंशानुक्रम पर आधारित हो गई। अब यह, जैसे कि यहाँ पे अगर बुद्धि लिख दें, अगर यहाँ पे बीच में क्या लिख देते हैं? बुद्धि, तो अब यह बुद्धि क्या हो गई? जनिक क्षमता पर आधारित हो गई। जनिक क्षमता, समझ रहे? जनिक क्षमता मतलब वही वंशानुक्रम पर आधारित हो गई। तो हेब के अनुसार बुद्धि क्या बताए? ए बताए, मतलब बुद्धि क्या होती है? एक होती है। वंशानुक्रम पर आधारित या जनिक क्षमता पर आधारित पहली बुद्धि। दूसरी क्या हो जाएगी? परीक्षण प्राप्तांक पर आधारित, और एक होता है प्रेक्षित व्यवहार पर आधारित। तो एक क्या हो जाएगी बुद्धि? परीक्षण प्राप्तांक पर आधारित। किस पे? परीक्षण प्राप्तांक पर आधारित। और एक क्या हो जाएगा? प्रेक्षित व्यवहार पर आधारित। प्रेक्षित व्यवहार पर आधारित। व्यवहार पर आधारित। ठीक है मित्र, अब ध्यान दीजिएगा, इसको वंशानुक्रम पर जो आधारित है, हेब ने क्या कहा? बुद्धि ए बताया। ध्यान दीजिएगा, जो वंशानुक्रम पर आधारित बुद्धि थी उसको क्या बताया? हेब ने बुद्धि ए बताया। अब जो प्रेक्षित व्यवहार पर आधारित बुद्धि थी, इसको हेब ने क्या बताया? हेब ने बुद्धि बी बताया। क्या बताया? बुद्धि बी। तो देखिए, हेब के अनुसार कितनी प्रकार की बुद्धियां बताई गई हैं? तो 3 प्रकार की बुद्धियां हैं। हेब के अनुसार, हेब ने, जैसे यहाँ भी हेब ने क्या किया? बुद्धि को, इसको परीक्षण प्राप्तांक को बुद्धि सी बताया। बुद्धि सी बताया। बताइए कोई दिक्कत? बुद्धि ए, बुद्धि बी
और बुद्धि सी। कभी कभी ऐसे क्वेश्चन पूछ देता है कि परीक्षण प्राप्तांक, जो बुद्धि के 3 प्रकार बताए गए उसमें परीक्षण प्राप्तांक हेब के अनुसार किस बुद्धि के स्तर में आता है, तो बुद्धि सी के स्तर में आता है परीक्षण प्राप्तांक। इसमें क्या होता है, बुद्धि परीक्षण का प्राप्तांक होता है। मतलब जो भी बुद्धि का परीक्षण करेंगे, क्या करेंगे मित्र, परीक्षण करेंगे, उसका प्राप्तांक होगा। ठीक है मित्र, प्राप्तांक होगा, प्राप्तांक होगा। ठीक। और जो प्रेक्षित व्यवहार वाला है, इसमें वंशानुक्रम तथा वातावरण की अंतःक्रिया पर आधारित बुद्धि होगी। क्या होगी, ध्यान दीजिएगा यहां पे, वंशानुक्रम एवं वातावरण की अंतःक्रिया पर आधारित होगी। बताइए क्या दिक्कत है। क्लियर है साथी। फिर से देखिए, जो पी.एन. वर्नन ने 1969 में जो बुद्धि को बताया था, उन्होंने कहा था कि यह 3 प्रकार में क्या होती है, बंटती है। तो जो उनके एक व्यक्तित्व, उन्होंने क्या बताया था, जनिक क्षमता, परीक्षण प्राप्तांक और प्रेक्षित व्यवहार। तो इसमें क्या था कि हेब ने बताया, क्या हेब ने पहले चरण को क्या बताया, बुद्धि ए बताया। जो जनिक क्षमता को बुद्धि ए बताया, जैसे समझिएगा इंटेलिजेंस ए हो जाएगा, और परीक्षण क्रमांक को इंटेलिजेंस सी बताया, और प्रेक्षित व्यवहार को इंटेलिजेंस बी बताया। ठीक है, मतलब बौद्धिकता का दूसरा स्तर और परीक्षण प्राप्तांक जो है बौद्धिकता का तीसरा स्तर बताया, और जनिक क्षमता को बौद्धिकता का प्रथम स्तर बताया। वह इसलिए बताया क्योंकि आप जानते हैं कि जो कुछ बुद्धि के जो गुण होते हैं, वह बच्चा माता पिता से ही अपने अंदर क्या करता है, लेकर आता है। अब बात करते हैं मित्र सामाजिक बुद्धि की। मैं पहले बुद्धि के सभी बातों को बता देता हूं कि बुद्धि कैसी कैसी होती है, अमूर्त बुद्धि, मूर्त बुद्धि। बाद में यह ना आपको दिमाग में आए कि ये सब का है, बस यही सब तो है, पढ़िए तो सामाजिक बुद्धि हेडिंग डाल लगाते हैं। ठीक है, इसमें क्या अगला हेडिंग डाल लगाते हैं, सामाजिक बुद्धि। सामाजिक बुद्धि, बुद्धि के प्रकार में चल ही रहे हैं। ठीक है, तो एक हो जाता है इसमें बच्चा व्यवसायिक, सामाजिक कार्यकर्ता, कूटनीतिज्ञ, नेता, परामर्शदाता। ठीक है, सामाजिकता, कूटनीतिज्ञ या कूटनीति कह लीजिए, कूटनीति हो जाएगी, और क्या हो जाएगा, परामर्शदाता हो जाएगा। ठीक है, और जो इसमें नेता लोगों की बुद्धि भाई जानते ही हैं कि नेता, कूटनीतिज्ञ, व्यवसायी, नेताजी लोग हो जाएंगे और व्यवसायी हो जाएंगे। और यह कौन सी बुद्धि होगी, सामाजिक। यहाँ पे सा लिख के 0 बना दे रहे हैं ताकि आपका समझ में आ जाए सामाजिक बुद्धि की बात हो रही है। तो यह कूटनीति, सामाजिक प्रतिक्रिया या सामाजिक क्रियाशीलता लिख सकते हैं। जो इसमें सामाजिक सोशल वर्कर आते हैं वो आ जाते हैं, परामर्शदाता और नेता इसमें लिख लीजिए भाई, नहीं तो आप पता चलेगा सामाजिक कार्यकर्ता, लीजिए लिख लीजिए। अब देखिए सामाजिक कार्यकर्ता क्या करते हैं, समाज में ज़रूरतमंद लोगों की मदद करना और आधुनिकता से जोड़ने का काम बहुत है। लेकिन अब जैसे कि मेन कुछ पॉइंट मैं लिखूंगा जिससे आपको समझने में आसानी हो जाएगी। ठीक है, कूटनीति, किसी कार्य को करने के कितने तरीके हो सकते हैं,
कितने तरीके होते हैं, वह क्या कहलाती है? कूटनीति। जनता को अपने जाल में, हंसिएगा मत, अपने जाल में फंसाना, झूठे झूठे वादे करके। क्या करके? झूठे झूठे वादे करके। यह क्या काम किसका होता है बच्चा? नेताओं का होता है। ठीक है, नेताओं का होता है। ध्यान दीजिए, मैं इसमें आपको हंसने के लिए लिख दिया था, या थोड़ा सा देखिए। यह क्या करते हैं? समाज के लोगों को जोड़ने एवं उनकी बातों को उच्च स्तर पर पहुंचाने का काम, उच्च स्तर पर पहुंचाने का कार्य करते हैं। परामर्शदाता क्या होते हैं? यह किसी भी कार्य में सलाह देते हैं, सलाह देते हैं। ठीक है। और व्यवसायी क्या होते हैं? आप लोग जानते हैं, अपने सामान को, अपने वस्तुओं को किस प्रकार बेचना है, किस प्रकार लोगों में बेचना है, लोगों में बेचना है, वह क्या कहलाती है? व्यवसाय की सामाजिक बुद्धि कहलाती है। किसकी कहलाती है? व्यवसायिक की सामाजिक बुद्धि कहलाती है। ठीक है मित्र, आगे चलते फटाफट, थोड़ा सा बस बता दें, इसको मिटा दें, बस 2 और बताएंगे, फिर उसके बाद अगला सेशन कल होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है साथी, इसको नोट कर लीजिएगा बुद्धि में। ठीक है, ये नहीं कि मतलब छोड़ दें ना, ऐसे काम नहीं चलेगा, नहीं तो 2-3 नंबर निकल जाएगा हाथ से, एकदम मुट्ठी मीज के रह जाएंगे। ठीक है, अच्छा ध्यान दीजिएगा, इसमें 2 मनोवैज्ञानिक आएंगे, ड्रेवर एवं वालरस्टीन। इन्होंने क्या था? सामाजिक बुद्धि को दिया था। किसने? ड्रेवर एवं वालरस्टीन ने। ठीक है मित्र, ठीक है मित्र। अब आते हैं मूर्त बुद्धि पे। पहला सामाजिक बुद्धि, दूसरा क्या हो जाएगा? मूर्त बुद्धि। ठीक है, इसको व्यवहारिक, क्या साथी? व्यवहारिक बुद्धि, या इसी को यांत्रिक बुद्धि भी कहते हैं। यांत्रिक, जैसे आप यंत्र पर जब कोई कार्य करेंगे, उसको चालू करेंगे तभी वह क्या होगा? चलेगा। वैसे मूर्त बुद्धि क्या होती है? जब तक आप किसी वस्तुओं का प्रत्यक्षीकरण नहीं करेंगे तब तक वह एक्टिव नहीं होगी। बस बात इतनी है, इसीलिए इसको यांत्रिक बुद्धि कहा जाता है, या मशीनरी इंटेलिजेंस कहा जाता है। ठीक है मित्र, इसमें आ जाएंगे औद्योगिक कार्यकर्ता, मैकेनिक, कारीगर और इंजीनियर। औद्योगिक कार्यकर्ता, औद्योगिक कार्यकर्ता, मैकेनिक, इंजीनियर। ठीक है मित्र, इंजीनियर आ जाएंगे, इंजीनियर आ जाएंगे, कारीगर आ जाएंगे, और लिख लीजिए क्या यहाँ पे? मूर्त बुद्धि। और आप लोग समझ गए होंगे, हमको बताने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, औद्योगिक कार्यकर्ता क्या होता है? जब किसी उद्योग में आप कार्य करते हैं तो जो भी वहाँ पे चीज़ें होती हैं आपको क्या होती है? देख के करनी होती है, मूर्त करनी होती है। आपको बहुत दिमाग लगा के सोचना नहीं है, क्योंकि आप औद्योगिक कार्यकर्ता है, ना कि औद्योगिक इन्वेंटर हैं, आविष्कारक नहीं है आप। मैकेनिक जो होता है किसी गाड़ियों की जो मरम्मत करता है, उसके कल पुर्जों को देख के ही कर पाता है, तो मूर्त में आ जाएगा। इंजीनियर है, इंजीनियर भी तो मूर्त वाले में आता है। ये जो ब्रिज व्रिज बनाने का काम करता है, देखता है प्रत्यक्ष रूप से कि कितना मटेरियल पड़ेगा तो ब्रिज इतने
टन का वजन सह सकता है, तो ये सारी काम मूर्त होते हैं। कारीगर किसी चीज़ की कारीगरी करता है, जैसे दीवार की जुड़ैया ही कर रहा है कोई मजदूर, वो भी तो कारीगर है ना, तो उसको पूरा देखता है, नापता है, तब कर पाता है ना सही से। तो वह किस में आते हैं? मूर्त बुद्धि में आते हैं। और लास्ट बुद्धि मित्र लिख लीजिए अमूर्त बुद्धि। क्या? अमूर्त बुद्धि। तीसरा क्या हुआ है? अमूर्त बुद्धि। इसी बुद्धिया को क्या कहते हैं? सैद्धांतिक बुद्धि। सैद्धांतिक। अब ये पूछिएगा कि सर जी इसे सैद्धांतिक बुद्धि क्यों कहते हैं? तो सैद्धांतिक बुद्धि यह इसलिए कहते हैं मित्र, क्योंकि जो भी आगे अब आएंगे बुद्धि के जो सिद्धांत दिए गए हैं ना, वह ज़्यादातर अमूर्त बुद्धियों पर ही दिए गए हैं, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? सैद्धांतिक बुद्धि कहा जाता है मित्र। एकदम देखिए आसानी से। तो इसमें क्या आ जाएंगे? दार्शनिक आ जाएंगे, वकील आ जाएंगे, दार्शनिक आ जाएंगे, वकील आ जाएंगे, डॉक्टर भी आ जाएंगे। कौन आ जाएंगे? डॉक्टर आ जाएंगे। फिर साहित्यकार आ जाएंगे। कौन आ जाएंगे? साहित्यकार आ जाएंगे। और क्या आ जाएंगे? चित्रकार आ जाएंगे। ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा आप लिखिए अमूर्त बुद्धि। क्या? अमूर्त बुद्धि। वकील, दार्शनिक, साहित्यकार, डॉक्टर। ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस इसी को कहते हैं। ठीक है। और कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस इसे कहते हैं। तो देखिए जो दार्शनिक होते हैं बच्चा, जो दार्शनिक होते हैं उनकी सोच जो होती है बिल्कुल आपसे परे होती है। वह क्या सोचते हैं, कैसे सोचते हैं, या सिर्फ वही सोच पाते हैं। ज़्यादातर उनकी जो थिंक होती है वह अमूर्त होती है। अमूर्त वस्तुओं पर निर्भर करती है, प्रकृति पर निर्भर करती है, नेचर पर निर्भर करती है। ठीक है मित्र, कि नेचर की संरचना पर निर्भर करती है कि संरचना उसकी कैसे हो, ये सोचेंगे, जो कि अमूर्त है। आगे आइए, वकील, किसी भी केस को लड़ना है तो वो केस को कितना, इतना जानते हैं, इतना सा, एकदम 1% जानते हैं, लेकिन उसको 100% एफर्ट देते हैं। कहाँ? कोर्ट में जब सुनवाई होती है तो कैसे? वो अपने अमूर्त विचारों से ही दे पाते हैं। डॉक्टर भाई अमूर्त विचारों से ही सोचते हैं। इनकी बुद्धि ऐसी होती है जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों रूप से क्या कर सकते हैं? सोच सकते हैं। चित्रकार पूरी कल्पना में होता है, काल्पनिक चित्रों का भी निर्माण कर सकता है, अमूर्त चित्रों का भी निर्माण कर सकता है। साहित्यकार भी जो अपनी साहित्य की रचनाएं करता है उसमें भी अमूर्तता का प्रभाव आपको साफ साफ देखने को मिल सकता है। तो साथी ये रहे आज के बेहतरीन सेशन, जो कि सिर्फ बुद्धि के बारे में मैंने सिर्फ इंट्रोडक्शन दिया और बताया कि बुद्धि के प्रकार बताए और किन किन के द्वारा बुद्धि को किस तरह से परिभाषित कर दिया गया, वो ट्रिक के अनुसार भी मैंने आपको बताया, ताकि सीखने में ज़्यादा कठिनाई नहीं होगी। तो ऐसे ही बेहतरीन सेशन से जुड़ने के लिए हमारे चैनल जैकब एकेडमी से जुड़ना ना भूलें साथी, और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और सेशन बेहतरीन लगता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करिए और लाइक भी करिए साथी। तो चलिए बच्चा चलते हैं। जय हिंद, जय जैकब एकेडमी।